हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पर। मैं रविंद्र सिंह। अरे देखो अब अपना जो मतलब रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन का अपना जो तीसरा लेक्चर है वो इसमें अपन बेटा आज अपन सेकंड जो फिजिक्स है उसकी पूरी थ्योरी को देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा तो आप लोग मतलब फटाफट से देखो इसको। देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले स्टार्ट होता है अपना प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में भी पहला स्टार्ट होता है अपने पास में किरण प्रकाशिकी। तो बेटा मैं यहाँ पर किरण प्रकाशिकी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। किरण प्रकाशिकी मतलब प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के किरण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है बेटा, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो है अपने पास में अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जैसे मान चलो ये आपके पास में कोई अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है तो इसको अपन बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। तो बेटा यहाँ पे खींचेंगे अपन एक अभिलंब, ठीक है ना। और अभिलंब इसके बाद में क्या होगा कि ये अपने पास में माध्यम कोई एक है और ये माध्यम कोई दूसरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा अपन देखें तो ये वाली जो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो या तो इस अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे मैंने यहाँ पर मतलब अब इसको मैंने मतलब अपने वास्तविक पथ पर जाने की वजह थोड़ी सी विचलित होगी। विचलित होने का मतलब ये इधर की ओर आ गई ऐसे करके। तो बेटा ये वाला जो कोण है ना, इसको अपन बोलते हैं आपतन कोण आई और इसको बोलते हैं बेटा अपवर्तन कोण आर, ठीक है। ये आपतन बिंदु का अभिलंब है। वैसे एक्चुअल में अपनी जो प्रकाश किरण थी वो जा रही थी बिल्कुल सीधी ऐसे करके, पहले वो इधर की ओर झुक गई। तो इसका मतलब ये कि बेटा ये वाला जो माध्यम है वो ये वाला माध्यम बेटा आपके पास में विरल है और ये वाला माध्यम आपके पास में सघन है। तो ध्यान रखना कि जब आपकी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर सघन से अगर विरल में करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, उधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये अपने पास में आपतन कोण, ये अपने पास में अपवर्तन कोण और ये अपवर्तक पृष्ठ या बोले तो पृथक्कारी पृष्ठ, ठीक है ना, या विभाजक पृष्ठ है ना। ऐसे करके विभाजक बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद में क्या उतरते हैं यहाँ पे कि मतलब ये जो विरल माध्यम है उसमें बेटा किरण की चाल ज़्यादा होती है और जो अपना सघन माध्यम होता है वहाँ पे किरण की चाल जो है वो कम होती है ना, प्रकाश किरण की चाल कम होती है। अब बेटा इसके बाद में अपवर्तन के होते हैं दो नियम। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम तो बेटा अपने पास में ये है, मैं वैसे ही बोले दे रहा हूँ। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। वो जो दूसरा नियम बेटा उसको अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है कि मतलब किसी भी एक वर्ण की किरण हो, मतलब जैसे लाल रंग की किरण हो या नीले रंग की हो, जिस किसी भी रंग की हो पर एक ही रंग की किरण हो, और यहाँ पे अपन माध्यम युग्म को भी कांस्टेंट रखें। जैसे जो माध्यम ये वाला है इसको हर बार यही लें और ये वाला माध्यम मतलब दूसरा वाला इस वाले माध्यम को भी अपन सेम ही रखें। तो बेटा यहाँ पे जो अपवर्तन कोण की जो आपतन कोण की जो ज्या है वो अपवर्तन कोण की ज्या है, इन दोनों का अनुपात बेटा एक नियतांक होता है जिसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये होता है अपने पास में साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर में होता है बेटा तुम्हारे पास में एन, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे इसको अपवर्तन को एक स्पेशल वे में लिखा जाता है, वो लिखते कैसे हैं कि साइन आई बट्टे में साइन आर। और ध्यान रखना कि जिस मतलब जिस वाले माध्यम का मान चलो निरपेक्ष अपवर्तनांक एन वन इसका बेटा एन टू, ठीक है ना। तो बेटा जो जहाँ पे अपनी प्रकाश किरण पहुँच रही होती है और वहाँ उस वाले मतलब अपवर्तनांक को तो लिखा जाता है ऊपर, और जहाँ से आ रही होती है उसको लिखा जाता है नीचे, एन टू अपॉन में एन वन। ये बेटा इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा अपने पास में अगला टॉपिक होता है कि भाई अपने पास में अगर कोई क्या बोलते हैं कोई मतलब अवतल पृष्ठ है या उत्तल पृष्ठ है तो उसके लिए बेटा अपवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि मान के चलो अगर मेरे मतलब मेरा एन वन मतलब मेरी जो मतलब क्या बोलते हैं मेरी जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। कहाँ पे जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। मैं वैसे ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो विरल से अगर सघन में जा रही है तो बेटा विरल माध्यम का अगर अपवर्तनांक एन वन है और सघन का अगर एन टू है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में गोलीय अवतल हो या गोलीय उत्तर हो, जो कोई भी मतलब आपके पास में प्रश्न हो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन। फॉर्मूला लिखा जाएगा एन टू अपॉन में वी माइनस का एन वन अपॉन में यू बराबर में होता है एन टू माइनस का एन वन अपॉन में आर, ठीक है ना। तो ये तो होगी बेटा आपके पास में वक्रता त्रिज्या, ये हो गया आपके पास में सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो गया विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और ये होगी आपके पास में ऑब्जेक्ट की दूरी, और ये होगी आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी, मतलब ये वस्तु की दूरी हो जाए प्रतिबिंब की दूरी, बिंब और प्रतिबिंब, ठीक है ना। अगर बाई चांस बेटा अगर आपकी प्रकाश किरण जो है वो सघन से विरल में जाने लग जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले में सिंपल सा चेंज है कि एन टू की जगह पे एन वन लिख देना और एन वन की जगह पे एन टू, जहाँ कहीं भी एन वन आया उसकी जगह पे एन टू लिखना है, जहाँ कहीं भी एन टू आया उसकी जगह पे एन वन लिखना है, ठीक है ना बेटा।
तो ये आपके पास में होता है किसी भी मतलब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। उसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बेटा लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, लेंस मेकर का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में n-1, और इसके बाद में बेटा ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस का 1/r2। बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत आना कि सर हमने तो 1/r2 पढ़ रखा है पहले और r1 पढ़ रखा है बाद में। तो मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ कि जैसे मान चलो ये मेरे पास में कोई उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो ये मतलब जो अपना r1 है ना, ये बेटा पीछे वाली वक्र त्रिज्या मतलब इस वाले पृष्ठ की वक्र त्रिज्या अपने पास में r1, और इस वाले पृष्ठ की बेटा वक्र त्रिज्या अपने पास में r2। अगर आपने इसको r2 मान रखा है तो बेटा r2 आपका पहले आ जाएगा, अगर इसको आपने r1 मान रखा है तो r1 आपका बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो ये मेरा कौन सी वाली कंडीशन के लिए कि ये वाली त्रिज्या मेरे पास में r1 है, ये वाली त्रिज्या मेरे पास में इधर वाली मेरी r2 है, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में लेंस मेकर। अच्छा देखो लेंस मेकर ये एक्चुअल में पतले लेंस के लिए, अगर आपके पास में मतलब लेंस के लिए अगर थोड़ी सी कंडीशन वगैरह डिफाइन हो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला एक तरीके में लिखा जाता है। वो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में n2 माइनस का n1/n1 ऐसे करके, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारे पास में 1/r1 माइनस का 1/r2 ऐसे करके भी फॉर्मूला होता है। ये कैसे कि भाई दोनों तरफ का अपवर्तनांक सेम है, तो मतलब ये भी n1 ये भी n1 और ये बीच में क्या रह गया तुम्हारे पास में n2, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये होता है अपने पास में लेंस मेकर का फॉर्मूला, ठीक है ना। और बेटा लेंस की क्षमता अगर अपने को देखनी हो तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आप सब बच्चों को पता होगा 1/f, और पावर का बेटा मात्रक क्या होता है डायोप्टर, ठीक है ना। डायोप्टर बोलते हैं इसको। बेटा ये अपने पास में लेंस की पावर है, ठीक है ना। अगर आपको मतलब काफ़ी सारे लेंसेज दे रखे हो 2 3 4 दे रखे हो, उनकी अगर टोटल पावर निकाली तो P बराबर P1 + P2 + P3 इस तरह से अपन आराम से उनकी जो निकाल सकते हैं। अच्छा एक बेसिक से फॉर्मूले की बात कर ले रहा हूँ जिसको अपन बोलते हैं लेंस सूत्र, ठीक है ना। तो बेटा वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है अपने पास में 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये वाली चीज़ आप इस वाले 1/f की जगह पर रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा अपने पास में एक और चीज़ आती है, इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, और किसी को इसका मतलब इसकी शॉर्ट वगैरह लेना हो तो फटाफट से ले लो बेटा, हटा दें इसको। चलो ठीक है गया। और इसके बाद बेटा अपन पढ़ रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन, ठीक है ना। तो बेटा प्रिज्म से अपवर्तन के लिए अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से देखना कि देखो बेटा अगर प्रिज्म से अपवर्तन का अगर अपने को फॉर्मूला यहाँ पे बेटा देखना हो तो फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस का a/2 ऐसे करके नीचे होता है बेटा साइन a/2, ठीक है ना। डेल्टा m क्या होता है आपके पास में, ये होता है विचलन कोण, ये क्या होता है तुम्हारे पास में प्रिज्म कोण, ठीक है ना। अगर बेटा आपके पास में प्रिज्म पतला है तो इसका मतलब ये है कि बेटा वहाँ पर प्रिज्म कोण की जो वैल्यू अपन कम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रिज्म कोण क्या होता है पता है ना सबको, जैसे ये आपके प्रिज्म का सामने वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं ए। अगर मैं इसको कम करता जाऊँ तो बेटा अपने आप में प्रिज्म कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा पतले प्रिज्म के लिए अपने पास में जो क्या बोलते हैं न्यूनतम विचलन की जो कंडीशन है वो पूछी जाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूनतम विचलन बराबर होता है n-1 और ये होता है a, ठीक है ना। n क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तन, जो आपको अपवर्तन की वैल्यू दे रखी है बेटा, इस वाले फॉर्मूले के न्यूमेरिकल पूछे गए, इस वाले फॉर्मूले के भी पूछे गए, ठीक है ना। तो आप इसको बेटा ध्यान रखें, और मैं उठा रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा बेटा अगला अपने पास में बेटा जो टॉपिक है वो है अपने पास में क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेटा इंपॉर्टेंट है, इस साल के बोर्ड के पेपर के लिए 1 या 2 नंबर में आते हैं बस, और कुछ नहीं होता इसका, है ना। तो देखो बेटा मैं दोनों टॉपिक को एक साथ में लगा दे रहा हूँ। मेरा एक तो है क्रांतिक कोण और एक है मेरे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों को बेटा एक ही बार में समझा दूंगा मैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो बेटा ये क्या होता है अपने पास में क्रांतिक कोण क्या है कि जब आपकी मतलब यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो शर्त आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखना तो बेटा ध्यान रखना अपनी जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाने वाली है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। तो बेटा ये मान के चलो मेरे पास में प्रकाश किरण गई ऐसे आपतित किरण, यहाँ पर हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया तुम्हारे पास में। तो बेटा यहाँ पे अगर सघन माध्यम है तो बेटा ये वाला माध्यम कैसा रहेगा, विरल रहेगा, और आपको पता है सघन से अगर विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो इसका मतलब प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करके। तो बेटा क्रांतिक कोण की कंडीशन में एक मतलब चीज़ देखी गई है कि जब आपके पास सघन से विरल में प्रकाश किरण जा रही हो तो बेटा थोड़ा सा भाग इसका क्या हो रहा होगा, परावर्तित भी हो रहा होगा ऐसे करके, तो मतलब थोड़ी सी आपको परावर्तित किरण भी देखने के लिए मिलेगी। अब क्या होता है मैं इस वाले एंगल की बढ़ाता हुआ जाऊँ तो ये एंगल बेटा बढ़ने के बाद में क्या होगा, जब जैसे जैसे इस एंगल को मैं नीचे की ओर लेके आऊँगा ये वाली जो प्रकाश किरण जी कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी। मतलब ये वाला एंगल अगर ये वाला एंगल बढ़ रहा है तो बेटा ये वाला एंगल भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो बेटा अपने पास में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपनी जो अपवर्तित किरण है
वो आपतन बिंदु पे जो अभिलंब अपन ने खींच रखा है उसके मतलब लंबवत हो जाए, तो ऐसे आपतन कोण को बेटा अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण को। क्रांतिक कोण को बेटा लिखते हैं अपन सी से, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्या होगा भाई, मैं इसको मतलब अब मेरे आपतन कोण की वैल्यू अगर मैं क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दूँ तो भाई यहाँ तक तो अपनी प्रकाश किरण आएगी। अब इसके बाद में क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो मतलब थोड़ा सा हिस्सा पहले उड़ा था, बाकी का बचा हुआ हिस्सा अब अपवर्तित हो जाएगा। तो मतलब जब क्रांतिक कोण, जब आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो अपनी जो अपवर्तित किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आ रही थी। तो इस घटना को अपन बेटा बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आप लोग इसका ध्यान रखें। अब देखो मैं कुछ यंत्रों की बात कर रहा हूँ, वैसी बात कर रहा हूँ सिंपल, कि जैसे मेरे पास में पहला यंत्र अपने पास में सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, एक सिंपल उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। और ये आवर्धक का काम, इसको सरल आवर्धक भी बोलते हैं, आवर्धक भी बोलते हैं। आवर्धक का मतलब जो मतलब किसी भी मतलब छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा दे अपने को। तो बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी हो या कोई सा भी मतलब आपके पास में कोई प्रकाशिक यंत्र वगैरह हो, तो उसके लिए बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं, आवर्धन का फॉर्मूला होता है एक। वो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, और अल्फा क्या होता है तुम्हारे पास में मतलब बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण जब वो डी दूरी पर रखा हो, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है अपने पास में अल्फा, और बीटा होता है अपने पास में अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। अच्छा, अल्फा के लिए बेटा आप एक बात को ध्यान रखें, अल्फा जो है एक्चुअल में इसको अपन दर्शन कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दर्शन कोण। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके पास में ये कोई लेंस है, यहाँ पे सामने कोई वस्तु रखी गई है अपनी, तो बेटा ये जो वस्तु है यहाँ से मतलब इस तरह से इसकी प्रकाश किरण ऐसे गई, तो यहाँ पे अपनी आंख बनी हुई है, ठीक है ना, यहाँ से कोई देख रहा है इसको, तो बेटा ये वाला कोण है ना, इसको अपन बोलेंगे अल्फा, है ना। और यहाँ पे दूरी अपन बोल दें, मान के डी दूरी बोल दें, जो कुछ ही बोल दें, तो एक्चुअल में यहाँ पे ये जो अल्फा है ना, ये दर्शन कोण की तरह काम कर गया यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे एक बात बोली गई है कि दर्शन कोण का मान जितना ज़्यादा होता है वस्तु अपने को उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। बट बात भी बेटा बिल्कुल सही है, अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा वस्तु को बड़ा कर दूँ तो तुम्हें पता है भाई इसके बाद में ये वस्तु मतलब ये वाली किरण ऐसे जाएगी, तो आपकी बार आपका जो अल्फा है वो बेटा ये पूरा बन गया, तो अल्फा की वैल्यू बड़ी हो रही है जैसे जैसे वस्तु बड़ी हो रही है। तो बेटा इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में आता है तुम्हारे पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, अच्छा मैं इसके लिए बेटा अगर आवर्धन का फॉर्मूला अगर टोटली मतलब जब अपन मतलब इसको पूरे को मतलब कैलकुलेट वगैरह कर लेते हैं, तो बेटा आवर्धन का फॉर्मूला लास्ट में जाके सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बनता है एम बराबर डी अपॉन में यू, ठीक है ना। ये बोले तो आई पीस मतलब इसी के लिए बात हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे यू भी ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। एम बराबर डी अपॉन में यू। अब इसके बाद बेटा आता है आपके पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है बेटा तुम्हारे पास में कि यहाँ पे बेटा दो लेंस होंगे, ठीक है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें बेटा दो लेंस देखने के मिलेंगे, जो पहला वाला लेंस है वो छोटा होता है, और जो दूसरा वाला लेंस है बेटा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, है ना। इसका ध्यान रखें। इसको बेटा अपन बोलते हैं अभिदर्शक लेंस और इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, ठीक है ना। तो बेटा इसके लिए अगर मैं आवर्धन का फॉर्मूला लिखूँ तो आवर्धन का फॉर्मूला बेटा बड़ा सिंपल होता है। इसका आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम बराबर वी ओ अपॉन में यू ओ, और यहाँ पर होता है डी अपॉन में यू ई, ऐसे करके बेटा ये होता है इसका आवर्धन का फॉर्मूला। मतलब ये तो है आवर्धन इस वाई लेंस का और ये वाला आवर्धन इस वाई लेंस का। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से अपने को पता पड़ रहा है कि भाई ये आवर्धन किसका होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो इसका मतलब जो अपने पास में नेत्रिका लेंस है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो आवर्धन के फॉर्मूले अगर आप माइनस लगा दोगे तो एक्चुअल में आवर्धन के फॉर्मूले जो है वो माइनस के चिन्ह के साथ में चलते हैं। बेटा आप इस यहाँ पे माइनस के चिन्ह का ध्यान भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा एक और होती है अपने पास में दूरदर्शी। दूरदर्शी का काम क्या होता है कि वो एक्चुअल में जो दूर पे जो वस्तुएं हैं उन्हें मतलब इनको पास ला के दिखाती है, मतलब उनका जो प्रतिबिंब है वो काफ़ी पास ला के और बड़ा ला के बना देती है, जिससे कि अपन उसको साफ देख सकें, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। अब बेटा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इसके बाद में बेटा आगे की बातें करेंगे अपन, ठीक है ना। हटा दें इसको, ठीक है। बेटा दो चार छः इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। वैसे बेटा ये जो वीडियो बन रहा है बेटा ये केवल थ्योरी के लिए बन रहा है ना, तो ये वाले फॉर्मूले बेटा काम किए तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आप लोगों के लिए, है ना। तो आपका जो पेपर आ रहा है बेटा उसमें मतलब यहाँ पे मतलब इसी वीडियो से बेटा आपकी सेकंड फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी बेटा वो बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की। अब मतलब अगर मैं बोलूँ तो अब अपन जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी में, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, अब जा रहे हैं अपन तरंग प्रकाशिकी में। तरंग प्रकाशिकी क्या होती है, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के तरंग व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस ने मतलब सीधा सिंपल बोल दिया था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है।
इन तरंगों की स्पीड कितनी होती है, इनकी चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो वहाँ पे ये बोला कि भाई तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो फिर बेटा इसने बोल दिया कि जो तरंगों को चलने के लिए जो माध्यम चाहिए, इसने मतलब काल्पनिक एक माध्यम बोला, वो माध्यम था इसका ईथर, है ना। ईथर कैसा था, ईथर का मतलब जो प्रत्यास्थता गुणांक था वो काफ़ी ज़्यादा था और इसका जो घनत्व था वो काफ़ी कम था। तो ये होता है अपने पास में क्या बोलते हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और जब बेटा द्वितीय तरंगिकाओं की बात है तो यहाँ से पहले मतलब द्वितीय तरंगिकाओं में इसने कौन कौन सी बातें की, सबसे पहली बात है इसमें तरंगाग्र की। तरंगाग्र क्या होता है, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें मतलब जो क्या बोलते हैं, माध्यम के समीकरण समान कला में कंपन करते हैं, है ना, उनको अपन बेटा क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। तो ये जो मतलब अपने पास में तरंगाग्र होता है बेटा, तरंगाग्र, ठीक है, जो तरंगाग्र होता है बेटा वो हमेशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत खींचा जाता है। ध्यान रखना बेटा इसको, अगर अपना जो प्रकाश है अगर अनंत से आ रहा है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण कैसी होती है, एक दूसरे समांतर होती है। तो इसके लिए बेटा जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा बनता है, समतल बनता है, ठीक है ना। अगर कोई बिंदुवत है तो बिंदुवत का मतलब उसका कैसा बनेगा बेटा, आपका उसका बनेगा बिल्कुल गोलीय, ठीक है ना। अगर कोई मतलब रेखीय है तो रेखीय का कैसा बनेगा, बेलनाकार। मैंने वैसे ही बोल दिया बेटा, आप इस बात को कहीं पर भी लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना, कि मतलब अगर बिंदुवत हो तो उसका बेटा गोलीय बनेगा। अगर तरंग स्रोत अगर बिंदुवत है तो उसका तरंगाग्र गोलीय बनेगा। अगर तरंग मतलब तरंगें अगर अनंत से आ रही हो तो उसका समतल बनेगा। और अगर आपके पास में मतलब रेखीय है तो उसका बेलनाकार बनेगा तरंगाग्र, ठीक है बेटा। अब ये पहली बात बेटा ये होगी। दूसरी बात क्या थी इसकी, इसने ये बोला था कि जब भाई साहब कोई तरंगाग्र वगैरह बन रहा होता है, तरंगाग्र के ऊपर प्रत्येक जो माध्यम का जो कण है या तरंगाग्र के जो प्रत्येक जो कण है वो अपने आप में एक नए तरंग स्रोत का काम करता है, मतलब वहाँ से नई तरंगिकाएं निकल सकती हैं आराम से। तो उन तरंगिकाओं को बोल दिया गया द्वितीय तरंगिकाएं, ठीक है ना। बेटा इसका ध्यान रखो, द्वितीय तरंगिकाएं बेटा ये भी कौन सी चाल से चलेंगी, प्रकाश की चाल से ही चलेंगी, मतलब जो अपनी जो प्राथमिक तरंग है उन्हीं की चाल से ही चलने वाली है बेटा। तो ये होता है अपने पास द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है ना। अब बेटा द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से इसने दो चीज़ों की पुष्टि कर दी थी हाइगेंस ने। पहला था प्रकाश का परावर्तन, दूसरा था प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो बेटा ये वाली बात हुई है आपके पास में यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा तरंग प्रकाश की में अगला टॉपिक कौन सा अपने पास में, वो है व्यतिकरण। तो बेटा व्यतिकरण में क्या होता है, ध्यान सुनना इस बात को, कि जब आपकी मतलब दो प्रकाश किरणें ऐसी हों जिनकी जो क्या बोलते हैं आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य सेम हो और एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, तो बेटा आगे चल के जहाँ कहीं भी वो मिलती हैं अध्यारोपित होती हैं, उसको अध्यारोपण बोलते हैं। कि अगर अध्यारोपित होती है तो बेटा वहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं, या तो आपको प्रकाश जो अपनी तरंग है उसका आयाम अधिकतम मिलेगा या फिर आपको न्यूनतम मिलेगा। अगर अधिकतम मिला है तो उसको बोलेंगे समकोशी व्यतिकरण, अगर न्यूनतम मिला है तो उसको बोलेंगे अपन विनाशी व्यतिकरण। तो मतलब व्यतिकरण अपना दो तरह का होता है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे अपने को बताया गया कि भाई जो व्यतिकरण है, अगर आपने को व्यतिकरण की घटना देखनी है तो बेटा जो अपनी तरंगे हैं मतलब इस तरह से हो कि उनके बीच का जो कलांतर है वो स्थिर रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा ऐसा मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं तरंग स्रोत जहाँ से निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर मतलब स्थिर रहता है उसे अपन बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। इंपोर्टेंट बात है बेटा, इसको ध्यान से लिख लेना कहीं पे, ठीक है ना। इसके लिए बेटा जो व्यतिकरण के लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल हुआ था जिसको अपन बोलते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है ना। तो बेटा उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें समझाएगी, तो उसमें से बेटा मैं एक दो फॉर्मूले मतलब ले ले रहा हूँ। और वो फॉर्मूला अपने पास में एक तो है फ्रिंज की चौड़ाई का। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा से लिख रखा होगा, तो चलो मैं अल्फा लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा अपने पास में फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी है। डी क्या है तुम्हारे पास में बेटा, ये अपने पास में जो अपने पास में स्लिट है और जो अपने पर्दा बना रखा है जहाँ पर अपनी फ्रिंज वगैरह बन रही है उनके बीच की दूरी बेटा कैपिटल डी। और डी क्या है कि जो अपनी जो दो तरह के स्रोत जो हैं उनके बीच की दूरी बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, डी। मतलब बोले तो ये अगर आपके पास में दो स्लिट है कोई, ठीक है ना, यहाँ पे सामने बेटा कोई पर्दा है, तो ये वाली जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बेटा इसको तो बोलते हैं स्मॉल डी और इसको बोलते हैं कैपिटल डी। लैम्डा क्या होगा, तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है ना। बेटा इसको बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है ना। अब बेटा कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला भी होता है, कोणीय चौड़ाई को अपन किससे लिखते हैं बेटा, थीटा से। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन में डी। क्या होता है, लैम्डा अपॉन में डी। तो डी आपको पता है कि भाई ये रहा, और लैम्डा क्या आपके पास में पता है भाई तरंग की तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला होता है कैपिटल डी। तो ये होता है बेटा व्यतिकरण। अब दूसरी होती है बेटा विवर्तन। विवर्तन क्या होता है कि जो प्रकाश है अगर वो प्रकाश के मतलब किसी भी अवरुद्ध के किनारों से मुड़ने की जो घटना उसको बोलते हैं विवर्तन। जैसे मान के चलो जैसे मेरी टॉर्च है, टॉर्च को अगर मैंने जला दिया तो बेटा शुरुआत में टॉर्च का जो जो प्रकाश पुंज है वो जाएगा थोड़ा सा मतलब संकीर्ण अवस्था में और आगे जाके वो फैल जाएगा वो, ठीक है ना। तो बेटा उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन बोल देते हैं। तो बेटा आपसे पूछने वाली चीज़ है कि अगर बाई चांस आपसे ये पूछे कि व्यतिकरण में विवर्तन में अंतर क्या होता है, तो बेटा ध्यान रखें इस बात का कि व्यतिकरण में केवल दो ही किरणों का यूज है जबकि विवर्तन में अपना किरण पुंज का यूज है, ठीक है ना।
उसके बाद व्यतिकरण में जो बेटा अपने को फ्रिंज मिल रही है उनकी तीव्रता में बेटा कमी नहीं आएगी, चाहे फ्रिंज यहाँ पे बनी हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, उनकी तीव्रता कैसे रहने वाली, सेम रहने वाली है। और जब बेटा विवर्तन में क्या होगा, विवर्तन में बेटा जो फ्रिंज की जो मतलब तीव्रता बेटा वो लगातार कम होती है, मतलब दीप्त फ्रिंज जो शुरुआत वाली जो केंद्रीय फ्रिंज है उसकी बेटा तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद में चाहे मैं ऊपर जाऊँ चाहे नीचे जाऊँ उनकी तीव्रता में लगातार कमी आती है, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है इनके बीच में अंतर। इसके बाद में होता है बेटा ध्रुवण। और ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण बोले तो बेटा प्रकाश का ध्रुवण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो जब अपने पास में सूर्य का प्रकाश या किसी भी स्रोत से प्रकाश आ रहा हो तो बेटा उसमें क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र के जो वेक्टर हैं, जो सदिश हैं, बेटा सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हैं वो, तो ऐसे प्रकाश को अपन बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। अब अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि अगर अध्रुवित प्रकाश के सामने मैं कोई ध्रुवक लगा दूं, ध्रुवक बोले तो एक ऐसा यंत्र जिसमें से केवल प्रकाश के एक ही डायरेक्शन वाले वैद्युत वेक्टर गुजर पाए, उसको बोलते हैं ध्रुवक। तो बेटा मैं उसके सामने ध्रुवक लगा दूं तो मेरे पास में केवल एक ही प्रकार के मतलब जो वेक्टर है वो निकल पाएंगे, ठीक है ना। और अगर मेरे को ये चेक करना हो कि भाई जो ध्रुवक से निकलने वाले प्रकाश है उसको बोलते हैं बेटा ध्रुवित प्रकाश। तो ध्यान रखना ध्रुवित प्रकाश एक्चुअल में वो प्रकाश होता है जिसमें से जो वैद्युत क्षेत्र के जो वेक्टर हैं वो एक ही दिशा में कंपन कर रहे होते हैं। और किसी ने कहा कि भाई ध्रुवित प्रकाश को चेक करके दिखाओ कि भाई ये वाला प्रकाश मेरा ध्रुवित है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे उसके सामने बेटा एक और ध्रुवक रखेंगे, और ध्रुवक को बोलते हो दूसरे वाले ध्रुवक को अपन बोलेंगे विश्लेषक, तो उसका विश्लेषण करने वाला है कि ध्रुवित प्रकाश है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये अपने पास में कोई प्रकाश स्रोत है, बेटा इसके लिए अपन इस तरह से बना रखे हैं, इसके मतलब वैद्युत क्षेत्रों के वेक्टर ऐसे करके, ठीक है ना। अब मैंने इसके सामने बेटा कोई ध्रुवक लगा दिया ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो मतलब ये प्रकाश की तरंग इस तरह से जा रही है, मेरा ध्रुवक ऐसे रखा हुआ है इस तरह से जैसे मेरा हाथ है, बेटा इसमें से ये वाली जो प्रकाश किरण है बेटा सीधी सीधी निकल जाएंगे, तो आपको सामने जाके प्रकाश कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे करके ये वाले वेक्टर आपको बाहर दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ध्रुवित प्रकाश और ये ध्रुवित प्रकाश। अगर कोई इसको चेक करना होगा ध्रुवित है कि नहीं है, तो बेटा मैं इसके सामने एक और ध्रुवक लगा दूंगा, पर उसको कैसे रखूंगा मैं कि इसकी जो खिड़कियाँ जो बन रही हैं, जो मतलब ध्रुवण की जो कंडीशन बन रही है उसके मतलब अपोजिट टाइम में मान लो कि मतलब इसके सामने मैंने ऐसे बना दिया। अब भाई ये वाली खिड़की कैसी है, मतलब ये तो आपके पास वेक्टर आ रहा है बिल्कुल सीधे सीधे, तो मैंने ये खिड़की बना रखी है तुम्हारे पास में ऐसे करके, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे जाएगी तो जैसे ये पेन की तरह जा रहा है तो बेटा यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, तो आगे चल के आपको तीव्रता कैसी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल खत्म तीव्रता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कोई कुर्सी रखी हुई है और मैं यहाँ से अगर किसी इस कुर्सी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे मेरे को ये वाली कुर्सी नहीं दिखेगी, मतलब ये कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। कुर्सी हो या कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं ध्रुवण वाले टॉपिक में बेटा दो नियम डिफाइन किए गए हैं, है ना। एक तो होता है तुम्हारे पास में ब्रूस्टर का नियम और एक होता है मेलस का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम होता है कि जो माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है बेटा वो 10 IP के बराबर होता है। 10 IP के कैसे होता है बेटा बराबर, IP बोले तो ध्रुवण कोण है, ठीक है ना। तो इसकी स्पर्श जाके बराबर होता है, ध्रुवण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है अपवर्तनांक, ये होता है बेटा तुम्हारे पास में ब्रूस्टर का नियम। किसका है, ब्रूस्टर का नियम है बेटा, ठीक है ना। एक और होता है बेटा तुम्हारे पास में मेलस का नियम। मेलस का नियम, मेलस का नियम क्या बोलता है, मेलस का नियम बोलता है कि जो अपना आई है ना, आई बोले तो यहाँ से ये जो प्रकाश की जो तीव्रता मिली बेटा, यहाँ पे जो प्रकाश मिला उसकी तीव्रता को अपना बोल रहे हैं आई। तो ये जो आई है बेटा ये समानुपाती होता है तुम्हारे पास में cos स्क्वायर थीटा के, है ना। और यहाँ से बेटा यहाँ से समानुपाती चिन्ह उठाए तो यहाँ पे आता है आई बराबर आई नोट और सॉरी cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये क्या बोलता है कि देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल बेटा एक्चुअल में इस वाली मतलब ये जो लाइन आपने बना रखी है ये वाली लाइन और इनकी जो लाइन है इनके बीच का एंगल है ये, वो आई नोट क्या है, आई नोट है इस वाले प्रकाश की तीव्रता, मतलब यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता को आई नोट बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं आई, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में मेलस का नियम कि मतलब जो अपने पास में क्या बोलते हैं विश्लेषक द्वारा प्राप्त प्रकाश की तीव्रता जो है वो मतलब विश्लेषक और ध्रुवक के मतलब क्या बोलते हैं ध्रुवण के मध्य ध्रुवण की दिशा के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अगर समानुपात चले जाता है तो तुम्हारे पास में आई नोट आता है, आई नोट ध्यान रखना, आई नोट कौन सी प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना। और आई किसकी तीव्रता, आई विश्लेषित प्रकाश की तीव्रता, ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है। तो बेटा मैं 18 हूँ इसको, इसी के साथ में बेटा आपकी जो तरंग प्रकाश की बेटा वो भी खत्म हो गई, ठीक है। चलो कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ मैं, ठीक है। अब
बेटा अगला टॉपिक जो है अपने पास में टॉपिक है मतलब अगला चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है ना। तो बेटा इस चैप्टर में अपना क्या है कि यहाँ पे ये बता गया कि जो विकिरण है बेटा उसके पास में केवल प्रकाश वाला गुण मतलब क्या बोलते हैं तरंग वाला गुण ही नहीं होता, इसके पास में द्रव्य वाला गुण भी होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर कोई द्रव्य है तो उसके पास में बेटा केवल द्रव्य वाले बिहेवियर नहीं होते, उसके पास में तरंग वाले बिहेवियर भी देखे जाते हैं। तो बेटा इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने पास में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में बेटा क्या बोला गया समझ लेना कि जैसे आपके पास में कोई धातु का पृष्ठ है, मतलब कोई धातु रखी हुई है ऐसे करके, ठीक है ना, ये धातु का कोई पृष्ठ है, अगर इस पर बेटा कोई प्रकाश वगैरह आके गिरता है तो बेटा यहाँ से मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। तो बेटा इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मतलब जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जब जिन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से ये बात बोली कि जो प्रकाश है ना इसमें बेटा कोई ना कोई द्रव्य वाला व्यवहार है जिसकी वजह से द्रव्य को रिप्लेस कर रहा है, मतलब हटा रहा है उसकी जगह से। तो बेटा यहाँ पे ये फिर ये बात बोली कि जो प्रकाश है वो एक छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलता है, उन ऊर्जा के पैकेट्स को अपन बोलते हैं फोटोन। तो यहाँ पे बोला गया कि ये फोटोन लगातार यहाँ पे आके आपतित हो रहे, जैसे फोटोन यहाँ पे आके टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में इस फोटोन के लिए क्या था कि अगर मैं प्रकाश की तीव्रता वगैरह बढ़ाता जाऊँ तो बेटा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो फोटोन का जो आगमन है वो बढ़ जाएगा, और जैसे फोटोन का आगमन बढ़ेगा तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर फोटोन आएंगे उतनी ज़्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। तो अगर ये एक बंद परिपथ बन जाए तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो इसका मतलब ये कि बेटा इस वाले परिपथ में अपने को धारा देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी धारा को अपन बेटा बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्पन्न होने वाली धारा को अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। समझ लेना इस बात को। बेटा इसके बाद में क्या होता है कि मतलब इसके मतलब कुछ बेटा नियम वगैरह कुछ नहीं, मतलब इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन वगैरह समझ लो इस बात को कि देखो हर बार आपका प्रकाश मतलब यहाँ पे आके आपतित हो तो बेटा हर बार ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इसके बेटा कुछ शर्त है, वो शर्तें क्या आपके पास में? पहली शर्त तो ये कि बेटा ये जो प्रकाश है इसके मतलब यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा अपने को चाहिए, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? कार्यफलन, ठीक है ना। तो बेटा पहली बात तो ये कि इसके पास में कार्यफलन है, तो कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर होता है बेटा अपने पास में h न्यू नॉट, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं दहलीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? दहलीय तरंग की दहलीय आवृत्ति। अब बेटा दहलीय आवृत्ति क्या होती है? दहलीय आवृत्ति मतलब वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, उसको अपन बोलते हैं दहलीय आवृत्ति, ठीक है ना। तो बेटा तो इसका मतलब अपने पास में फोटोन है बेटा, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। मतलब यहाँ से एच न्यू की एनर्जी आ रही है तो बेटा एच न्यू की एनर्जी अगर इस एच न्यू नॉट से कम होगी तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो बेटा यहाँ पे इस एच न्यू एनर्जी को एक्चुअल में दो काम करने होते हैं। कौन कौन से काम करने होते हैं? एक तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना होता है, तो मतलब इसको यहाँ पे कार्यफलन के बराबर यहाँ पे ये वाली एनर्जी देनी होती है। उसके बाद बेटा यहाँ से गति भी करानी होती है उसको, ठीक है। तो बेटा इस ये वाली जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जो एच न्यू है वो मेरे कौन कौन से काम में आएगा? एक तो काम में आएगा मेरे पास में एच न्यू नॉट वाले में, मैं जहाँ पे चलो मैं कार्यफल लिख दे रहा हूँ W, और प्लस का दूसरा बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देने का काम करेगा, गतिज ऊर्जा देने का काम करेगा। तो बेटा यहाँ से गतिज ऊर्जा का अगर मैं फॉर्मूला बना दूँ तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस का W की जगह पे बेटा तुम्हारे पास में क्या होता है? W की जगह पे होता है तुम्हारे पास में एच न्यू नॉट, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अगर मैं एच को मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना चाहे तो बना दो बोले 1/2 mv² वी बोले तो मैक्सिमम मतलब अपने पास वेलोसिटी, और ये बराबर किसके हो गया? एच को ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास में न्यू माइनस का न्यू नॉट, ठीक है ना। तो बेटा इसको बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है ना। ये भी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ये भी है, और अगर बोले तो बेटा ये भी है, और एक्चुअल में बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अब बेटा फोटोन अगर ये पार्टिकल वगैरह है तो बेटा फोटोन की मतलब कंडीशन कौन कौन सी? एक तो बेटा उदासीन पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से। उसके बाद बेटा दूसरी बात कौन सी है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत अगर अपने कांस्टेंट ले रखा है तो उससे बेटा कितने भी फोटोन आए, कोई सी भी फोटोन को अगर अपन चेक करें तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी सेम मिलेगी। शर्त ये है कि बेटा वो प्रकाश स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से निकले हों, अगर अलग अलग प्रकाश स्रोत से निकले होंगे तो बेटा हो सकता है उन फोटोन की एनर्जी डिफरेंट हो। उसके बाद बेटा इनका जो ग्राम अवस्था में द्रव्यमान है या फिर गतिमान अवस्था में द्रव्यमान है बेटा कितना बोला गया? 0 बोला गया। उदासीन का तो आपको पता ही है। तो बेटा ये होता है अपने पास में फोटोन, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अपने पास में जो प्रकाश है उसके पास में मतलब द्रव्य वाला गुण मिलता है। द्रव्य वाला गुण मिलने का मतलब क्या है कि उसके पास में द्रव्यमान नाम की चीज कोई ना कोई होती है। द्रव्यमान कहाँ पे आ गया? ये रहा इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अपना द्रव्यमान इसके साथ मतलब क्या बोलते हैं आवृत्ति के साथ में रिलेट हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एक छोटी डेफिनेशन हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है कि मतलब अपने पास में जो संग्राहक प्लेट है उसको दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिसकी वजह से जो प्रकाश वैद्युत धारा है उसका प्रवाह रुक जाता है, उसको अपन बोलते हैं निरोधी विभव, ठीक है ना, या संस्तब्ध विभव बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया इसका मतलब आधे पोर्शन में तो ये वाली बात हो रखी है।
और दूसरे में क्या रखा है कि बेटा अपने पास में यहाँ पर तो अपन प्रकाश को द्रव्य प्रूफ कर दिया। अब द्रव्य को अपन मतलब तरंग को द्रव्य प्रूफ कर दिया। अब बेटा अपन द्रव्य को तरंग प्रूफ करने वाले, तो यहाँ पे बेटा एक साइंटिस्ट थे, नाम दूंगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बेटा एक ही बात बोली थी कि अगर कोई अपना कोई त्वरित मतलब कोई कण है, तो त्वरित कण का मतलब है गतिमान अगर कोई कण है तो बेटा वो एक तरंग की तरह बिहेव करता है। तो उन्होंने उसके लिए रिलेशन दिया था, फॉर्मूला था उसका लैम्डा बराबर h/p, ठीक है ना। p क्या होता है, संवेग होता है, लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। तो बेटा संवेग का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होगा, लैम्डा बराबर होता है h/mv। v बोले तो वेग और m बोले तो द्रव्यमान। तो देखो बेटा द्रव्यमान आया तो द्रव्य और लैम्डा आया तो मतलब तरंग दैर्घ्य। तो मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म है तरंग के लिए और ये वाला है द्रव्यमान के लिए। तो इसका मतलब ये कि अपना जो द्रव्यमान है, जो अपना द्रव्य है वो तरंग की तरह बिहेव यहाँ पे कर पा रहा है आराम से, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अपने पास में होता है ये हो गया अपने पास में डी। अच्छा, जो अगर अपना कोई द्रव्य अगर तरंग की तरह बिहेव कर रहा है तो उन तरंगों को बोला जाता है बेटा द्रव्य तरंग है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा अगर मैं लैम्डा का फॉर्मूला देखूं इसी वाले फैक्टर में, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट में वी बोले तो बेटा वोल्टेज है। तो बेटा ये वैल्यू किस में आती है तुम्हारे पास में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है बेटा। ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला का। अगर इलेक्ट्रॉन अगर आपका मतलब काम कर रहा है किसकी तरह, तरंग की तरह, तो बेटा उसका फॉर्मूला ये वाला बनने वाला है कि मतलब कौन सी वाले विभव को उसको तुरंत किया तो वो वाला विभव आएगा यहाँ पे। वैल्यू ये कि बेटा ये आंसर अपना जो लैम्डा वो किस में निकल के आएगा तुम्हारे पास में, क्या बोलते हैं उसको, एंगस्ट्रॉम में बेटा इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। बेटा हटा दें इसको चैप्टर में, बेटा इस वाले चैप्टर में केवल इतनी सी बातें हो रखी हैं, ठीक है। तो बेटा ये हटा दिया मैंने यहाँ से। अच्छा बेटा अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, न्यू नॉट, है ना। तो W बराबर क्या था तुम्हारे पास में, h न्यू नॉट। इसको बेटा बोलते हैं दहलीय आवृत्ति। दहलीय आवृत्ति का मतलब न्यूनतम आवृत्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन मतलब विकिरण, क्या बोलते हैं विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करा सके, उसको अपन क्या बोलते हैं दहलीय आवृत्ति। अब बेटा न्यू का एक फॉर्मूला होता है ना। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, न्यू बराबर होता है c/लैम्डा। तो बेटा ऐसे अगर न्यू नॉट का फॉर्मूला देखें तो बेटा ये होता है c में लैम्डा नॉट। इसको बोलते हैं दहलीय तरंग दैर्घ्य। दहलीय तरंग दैर्घ्य के लिए क्या बोलते हैं, वो मतलब विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे न्यूनतम बोला जाता है, यहाँ पर अधिकतम, कि वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सके, उसको अपन क्या बोलेंगे, दहलीय तरंग दैर्घ्य, ठीक है बेटा। ये सारी बातें एक्चुअल में क्या बोलते हैं प्रकाश जो वैद्युत प्रभाव है उसकी बेटा शर्तों में आती हैं सारी बातें, कि मतलब इतना लैम्डा होना जरूरी है, इसकी इतनी आवृत्ति होनी जरूरी है और ये अपने पास में कार्यफलन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो बेटा ये उसकी शर्तों में ही आ जाता है। अब बेटा इसके बाद में अपने पास में अगला जो चैप्टर बेटा उसका नाम है परमाणु। परमाणु में बेटा सबसे पहले तो अब मैं आपको बता दूं कि बेटा अगर मैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की बात करूं तो बेटा वहां से प्रकीर्णन प्रयोग में जब प्रयोग वगैरह हुआ है तो बेटा उसकी सारी बातें आपको पता ही है कि मतलब अधिकतर जो अल्फा कण थे वो आर पार निकल गए। उसके बाद कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ कोण पर मतलब विक्षेप दिखाया और मतलब काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से वापस लौट के आए। तो बेटा उसके आगे उसके निष्कर्ष बोलेंगे। निष्कर्ष क्या बोलेंगे कि भाई परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है और इसके बाद में परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है। उसके बाद में अल्फा कण अगर अपना पॉजिटिव चार्ज है तो अगर बेटा वो कहीं ना कहीं से लौट के आया है तो इसका मतलब सामने कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव रखा है, कहीं ना कहीं का मतलब उसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो उस जगह को बोल दिया गया नाभिक, ठीक है ना। ये रदरफोर्ड का बेटा परमाणु मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो निष्कर्ष है वही बेटा परमाणु मॉडल में आराम से लिख दिए जाते हैं। तो उसके बाद बेटा परमाणु मॉडल में और क्या बोलेगी रदरफोर्ड के बारे में, ये बोला गया कि जो अपने मतलब नाभ जो परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान है वो उस छोटे से भाग में केंद्रित होता है, ठीक है ना। और जो चीज़ें मतलब उस द्रव्यमान को बता रही हैं उन्हें बोलते हैं अपन न्यूक्लियन। तो उसकी बात बेटा थोड़ी देर पीछे करेंगे 2-4 मिनट बाद, ठीक है ना। उसके बाद में इसके जो इलेक्ट्रॉन है वह एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब क्या बोलते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो बेटा ये जो अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है बेटा फेल हो गया था। वो क्यों फेल हुआ था वो, उसका रीज़न ये था कि जो मैक्सवेल था उसने एक बात बोल दी कि अगर कोई मतलब मैक्सवेल ने पहले एक मतलब बात बोल रखी थी, मतलब एक नियम दे रखा था, उसने बोल रखा था कि अगर कोई अपने पास में कोई कण गति कर रहा है, कोई आवेशित कण अगर गति कर रहा है तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, मतलब उसमें से लगातार एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी निकलने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर यही बात अगर इलेक्ट्रॉन पे बेटा लागू हो जाए तो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ कहाँ पे आके गिर जाएगा, नाभिक में। तो इसका मतलब एक बेटा परमाणु अपना स्थायी नहीं रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया उसका, ठीक है ना। और इस काम को बेटा काफ़ी कम टाइम लगता है, 10⁻⁻6 सेकंड के करीब लगता है शायद, ऐसी कोई डेटा उसका, ठीक है ना। तो बेटा ये तो था उसके लिए। तो दूसरी बात उसने क्या बोली कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता हुआ जा रहा है ना, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता हुआ जा रहा है ऐसे करके,
बेटा इसकी एनर्जी में लगातार कमी आएगी, तो ये वाली जो बेटा कक्षा की जो त्रिज्या वो लगातार कम होती है, लास्ट में जाकर उसको यहाँ पे करना। बेटा लगातार एनर्जी निकल रही है, तो इसका मतलब ये इस एनर्जी का अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊँ तो स्पेक्ट्रम मेरे को लगातार मतलब सतत मिलना चाहिए, जबकि जो स्पेक्ट्रम था वो सतत न मिलने की वजह कैसा मिला, रेखीय मिला। ठीक है ना। तो बेटा ये दो इसकी कमियाँ होगी। इन कमियों को दूर करने के लिए बेटा एक नियम मतलब एक मॉडल दिया गया, जो दिया था नील बोहर ने, उसको बोलते हैं बोहर का मॉडल। ठीक है ना। तो बेटा इनकी मतलब बोहर के मॉडल में बेटा अभिकल्पना बोली जाती है, जो बात इन्होंने बोली उनको अभिकल्पनाएं बोलते हैं ना, कि अभिकल्पना का मतलब उन्होंने कल्पना की इन बातों की। तो देखो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोल रखी है कि भाई साहब देखो, फिर लोगों ने ये बोला कि परमाणु स्थायी है, तो भाई इलेक्ट्रॉन फिर कैसे चक्कर लगाएगा, तो उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका जो कोणीय संवेग है, जिसको अपन बोले MVR है, वो एक्चुअल में h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे n लिख दूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n का मतलब यहाँ पे नंबर है बेटा आपके पास में कक्षाओं के। ठीक है ना। या मतलब ये बेटा एक्चुअल में मुख्य क्वांटम संख्या होती है, अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखी होगी तो NH/2π की। दूसरी बात तो उन्होंने ये बोली कि अगर इन कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो इनमें बेटा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। इन कक्षाओं को बोलते हैं स्थायी कक्षाएं। ठीक है ना। और तीसरी बात बेटा उन्होंने क्या बोली कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर निम्न ऊर्जा स्तर से अगर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर से अगर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान ये ऊर्जा को ग्रहण करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे पहुँचेगा तो बेटा ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो ऊर्जा ग्रहण करने का मतलब है कि यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बनेगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तुम्हारे उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब ऊपर वाली कक्षा में बैठा हुआ है वहां से नीचे आए तो बेटा इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है, तो यहाँ पे बेटा इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करनी पड़ेगी। तो बेटा ऊपर से नीचे के आने के दौरान जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको अपन बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जैसे बेटा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात आती है तो बेटा यहाँ से फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब यूज हो जाता है। ध्यान रखना बोहर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए सत्य है। ठीक है ना। हाइड्रोजन जैसे परमाणु का मतलब ऐसे परमाणु जिनके पास में क्या बोलते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उनके लिए सत्य है बेटा ये बेटा इसकी कमी भी एक तरह से ये मान लो। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, दो तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक तो बनता है उत्सर्जन वाला, एक बनता है अवशोषण वाला। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा उत्सर्जन वाला है। उत्सर्जन वाले में क्या बेटा, यहाँ पे अपने पास में अपन ने कक्षा बना रखी है, ऐसे करके जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा ऊर्जा का बेटा लगातार कम होता जाता है, तो मैं इनको जितना होगा उतना पास बनाता जाऊँगा ऐसे करके। लास्ट में मान लो भाई यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो पहली वाली सीरीज को अपन बेटा बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है ना। दूसरी वाली को बोलते हैं अपन बामर श्रेणी। तीसरी वाली को पार्सन श्रेणी। चौथी वाली को ब्रैकेट श्रेणी। और पांचवी वाले को बोलते हैं बेटा फुंड श्रेणी। ठीक है ना, ऐसे फुंड श्रेणी। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इस वाले ऊर्जा स्तर पर आए तो बेटा वो लाइमन श्रेणी बनेगी। ठीक है ना। अगर अपना इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इस वाले ऊर्जा स्तर पर आए तो बामर श्रेणी बनेगी, कहीं से भी यहाँ पे आए तो पार्सन श्रेणी बनेगी, कहीं से भी यहाँ पे आए तो ब्रैकेट बनेगा, कहीं से भी यहाँ पे आए तो फुंड श्रेणी बनेगी। ठीक है ना। बेटा ये होती है आपके पास में श्रेणी। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, जो लाइमन श्रेणी है बेटा ये बनती है आपके पास में पराबैंगनी क्षेत्र में। कौन सी में, पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है ना। और जो बेटा बामर श्रेणी है ये बनती है अपने पास में दृश्य क्षेत्र में, है ना। ये बेटा अदृश्य क्षेत्र होता है, पर इसमें भी मैंने फिक्स कर रखा है कि ये पराबैंगनी क्षेत्र की। ठीक है ना। और बाकी बेटा जो ऊपर वाली जो तीनों बन रही है ये बेटा आपके पास में बनती है अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र में मतलब ये भी कैसी है, ये भी बेटा अदृश्य क्षेत्र में बनने वाली तरंग है। ठीक है ना। अब कोई आपसे एक भाई हाइड्रोजन के लिए मतलब अगर हाइड्रोजन का अगर मैं अवशोषण वाला स्पेक्ट्रम देखूँ तो बेटा वहाँ पे केवल एक ही श्रेणी बनती है, उसका नाम है लाइमन श्रेणी। इस बात को बेटा नोट कर लें जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। तो अगर हाइड्रोजन की अगर बेटा अपन ने अवशोषण स्पेक्ट्रम देखे तो उसमें केवल एक ही श्रेणी बनती है, वो है लाइमन श्रेणी। शर्त बस ये है कि वो हाइड्रोजन बेटा अपना सूर्य से प्राप्त ना हो। तो क्योंकि बेटा सूर्य से जो प्राप्त हाइड्रोजन होता है ना उसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में उसके पास में एनर्जी पहले से इतनी होती है कि वो बामर श्रेणी पर रुक जाए। ठीक है ना। तो जो सूर्य से प्राप्त हाइड्रोजन उसमें बेटा बामर श्रेणी भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में इस तरह से अपना जो परमाणु वाला चैप्टर बेटा वो भी खत्म हो गया। अब इसके बाद में अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा नाभिक। नाभिक क्या होता है, परमाणु के मतलब मध्य का वह छोटा सा भाग जिसमें परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान उपस्थित होता है उसको अपन बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर बेटा जो कण उपस्थित होते हैं उन्हें बोला जाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कौन होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। ठीक है ना। तो बेटा एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अपन बोलते हैं 1 यूनिट या 1 AMU। ठीक है ना। 1 AMU क्या होता है कि अपने पास में 6C12 ये कार्बन का मतलब एक समस्थानिक है, इसका 1/12वां भाग का जो द्रव्यमान होगा उसको अपन बोलते हैं 1 AMU। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। बेटा ये अपने पास में 1 AMU की बात है। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा नाभिक होते 3 तरह के, एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक, एक होता है समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक का मतलब क्या है, समस्थानिक का मतलब जिनके आवर्त सारणी में स्थान समान हो, मतलब इनके पास में प्रोटोनों की संख्या कैसी रहेगी, सेम। ठीक है ना।
इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या सेम हो सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या और उनका द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे समभारिक की बात करूँ तो उनका केवल मतलब यहाँ पे दो चीज़ों को मतलब तीन चीज़ें बना लो यहाँ पे, एक बना लो न्यूट्रॉन, एक बना लो प्रोटॉन और एक बना लो इसका द्रव्यमान m, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास में समस्थानिक है, समस्थानिक में बेटा क्या होगा, प्रोटॉन सेम रहेंगे और न्यूट्रॉन और द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, डिफर। अगर मेरे पास में समभारिक है तो बेटा समभारिक के लिए ध्यान रखें कि यहाँ पे जो m है, जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा सेम, बाकी के प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगर मेरे पास में समन्यूट्रॉनिक है, बेटा समन्यूट्रॉनिक के लिए आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या बेटा वो तो रहेगी सेम, बाकी का जो अपना प्रोटॉन है जो द्रव्यमान वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा तुम्हारे पास नाभिक। अब देखो नाभिक के निर्माण में क्या होता है, जब नाभिक का निर्माण हो रहा होता है तो जब बेटा आपके मतलब जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियन वगैरह आपस में जुड़ रहे होते हैं तो बेटा वहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति, है ना। मतलब जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के रूप में कम हो जाता है। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में दो न्यूक्लियन थे, मतलब दो न्यूक्लियनों के द्वारा मैंने किसी मतलब नाभिक को बनाया है, तो दोनों न्यूक्लियनों का जो एक्चुअल में द्रव्यमान है वो उस द्रव्यमान की अपेक्षा वो द्रव्यमान कम होगा जब वो नाभिक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा द्रव्यमान की क्षति नाम का टॉपिक आता है। तो द्रव्यमान की क्षति में क्या होता है, डेल्टा एम जो है, अगर ये होता है द्रव्यमान क्षति, ये निकालेंगे कैसे, मतलब द्रव्यमान कितनी कमी हुई है, तो बेटा इसको निकालने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे पहले तो लिखो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, किसका, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, क्योंकि बेटा ये ज्यादा रहेगा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो इसमें से बेटा माइनस कर दो आप किसका, नाभिक का एक्चुअल द्रव्यमान, जो नाभिक जब बन के तैयार हुआ तो उसको अपन ने तोल के देखा तो जो नाभिक का द्रव्यमान है बेटा वो होता है कम, ठीक है ना। तो बेटा न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से अगर मैं नाभिक के द्रव्यमान को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान क्षति निकल के आएगी, ठीक है ना। अब बेटा द्रव्यमान क्षति का मतलब, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जब अपने को पता है कि जब नाभिक का निर्माण हो रहा है तो भाई ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो बेटा उस ऊर्जा को बोलते हैं एक्चुअल में बंधन ऊर्जा। पर इसको इस तरह से नहीं बोला गया, इसको थोड़ा सा घुमा के बोला गया। अब इसको इसके उल्टे रेस्पेक्ट में देखो कि भाई जब मैं उनको मतलब दोनों न्यूक्लियनों को आपस में मिला रहा हूँ तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो ऊर्जा मुक्त होने की वजह से बेटा वो आराम से अपने आप में जुड़ पाए वो वहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा न्यूक्लियनों को आपस में जोड़ने के दौरान क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे जब उसने कहा कि ऊर्जा मुक्त हुई वो एक्चुअल में बंधन ऊर्जा है, पर इसको कैसे बोला गया कि भाई जो जोड़ दिया अपन ने, अगर मैं उनको अलग करना चाहूँ, मतलब उनको नाभिक से अलग निकालना चाहूँ, तो अलग निकालने के लिए बेटा जितनी ऊर्जा वो मुक्त हुई थी पहले उतनी ऊर्जा मेरे को उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये बात बोलेगी कि भाई जो न्यूक्लियन है उन्हें नाभिक से अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बेटा एक छोटी सी एक बात बोल दी कि बंधन ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होता है नाभिक उतना स्थायी होता है। आगे ये बोल दिया कि भाई बंधन ऊर्जा जो बंधन ऊर्जा है वो बेटा उसको मान ज़्यादा है तो बेटा कोई जरूरी नहीं है कि नाभिक स्थायी हो। तो उन्होंने कहा भाई सबसे सही फैक्टर कौन सा है, सबसे सही फैक्टर है अपने पास में कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान जितना ज़्यादा होता है अपना नाभिक उतना ज़्यादा स्थायी होता है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कैसे निकाली जाती है, मैं यहाँ पर बंधन ऊर्जा को लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन। बेटा इसको कैसे निकालेंगे अपन, निकालने का बेटा सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, कि अपने पास में बंधन ऊर्जा आएगी ऊपर, मतलब जितनी भी मतलब ऊर्जा अपने को देनी पड़ी वो ऊर्जा आएगी ऊपर, और न्यूक्लियनों की संख्या आएगी नीचे, नीचे क्या आएगा, न्यूक्लियनों की संख्या। तो बेटा इसको अपन बोलेंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ से दो घटनाएं फिर बनती है बेटा, एक बनती है नाभिकीय संलयन की, एक बनती है नाभिकीय विखंडन की। तो बेटा इसके लिए ग्राफ समझना होता है अपने को, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वाला ग्राफ है। तो बेटा ये ग्राफ मतलब इस तरह से ऐसे करके रन कर रहा होता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, और फिर इसके बाद में इस तरह से नीचे आ रहा होता है। तो बेटा यहाँ पे क्या आपके पास में, यहाँ पे बेटा परमाणु है जिनकी बंधन मतलब यहाँ पे बंधन ऊर्जा लिखी गई है। तो मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऐसे करके बेटा लगातार लिखे गए हैं। और यहाँ पे सबसे टॉप में जाके मिलता है अपना आयरन, ठीक है ना। तो मतलब जैसे जैसे अपन हाइड्रोजन से आयरन तक पहुँचते हैं तो बेटा अपनी बंधन ऊर्जा के मान में लगातार क्या होता है, वृद्धि होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के मान में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं तो बेटा जो नाभिकों का स्थायित्व तो बढ़ता जा रहा है, मतलब जितना भारी नाभिक होता जा रहा है उतना ही स्थायी हो रहा है। पर इसके बाद में कंडीशन क्या है कि इतने भारी होने के बाद में अगर यहाँ से ज़्यादा भारी होगा तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो इसका मतलब नाभिकों का स्थायित्व तो घट रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बोला कि देखो जब अगर छोटे छोटे नाभिक हैं अगर वो आपस में जुड़ जाएं तो बेटा कोई बड़ा नाभिक बनेगा, कोई बड़ा नाभिक बनेगा तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अपने को ज़्यादा मिलेगी। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी क्या बोलते हैं उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना बेटा जो छोटे छोटे जो अपने क्या बोलते हैं परमाणु हैं, जो छोटे छोटे अपने पास में जो परमाणु वो क्या करते हैं, वो नाभिकीय संलयन की क्रिया दर्शाते हैं। क्योंकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जैसे वो जुड़ेंगे तो जो भारी नाभिक बनेगा उसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज़्यादा होगा, मतलब वो वाला नाभिक ज़्यादा स्थायी होगा। तो इस वजह से बेटा छोटे वाले जो नाभिक है वो आपस में जुड़ रहे होते हैं। और जब बेटा ज़्यादा भारी नाभिक जो है उनके लिए क्या होता है कि बेटा उनका होता है विखंडन। विखंडन से क्या होगा कि अगर मान के चलो यहाँ पे कोई नाभिक है,
अगर इसका विखंडन होता है, विखंडन होने के बाद में क्या होगा, तो हल्के हल्के दो नाभिक बनाएगा। तो हल्का होने का मतलब थोड़ा सा ऊपर गया, और जितना ऊपर जाएगा उतना स्थायी नाभिक हो जाएगा, क्योंकि बेटा ऊपर इधर से ऊपर जाने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान बढ़ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से मतलब ये जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो जो बेटा यहाँ से जो ऊर्जा वगैरह मुक्त हो रही है, मतलब नाभिक से ऊर्जा जा रही है, तो मतलब उसके द्रव्यमान में हानि हो रही है। तो बेटा इसके लिए जो क्या बोलते हैं आइंस्टीन था, उसने एक रिलेशन दिया जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई बराबर होता है तुम्हारे पास में mc², ठीक है ना। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है ना बेटा, ये एक्चुअल में ये वाली होती है mc² के बराबर, ठीक है ना। निकालनी हो तुम्हें कि बाइंडिंग एनर्जी बाई चांस निकालनी पड़ जाए, तो बेटा अगर उसका द्रव्यमान वगैरह दे रखा है तो बेटा आप आराम से mc² को इसके बराबर रख दोगे बाइंडिंग एनर्जी के, क्योंकि बेटा यहाँ पे यही तो बोल रखा है कि भाई ऊर्जा में अगर हानि हो रही है तो वो द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी, इसके बराबर। अगर ऊर्जा में वृद्धि होगी तो द्रव्यमान कितनी वृद्धि हो जाएगी, इसके बराबर। मतलब एम का मतलब एम में गुणा कर देंगे किसका, सी का, तो अपने पास में वैल्यू किसकी आएगी, द्रव्यमान में वृद्धि वगैरह की। तो बेटा ये अच्छा देखो यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, अगर एक मतलब एक AMU अगर आपके पास में द्रव्यमान है, तो बेटा उसके उस द्रव्यमान से मुक्त होने वाली एनर्जी है या उसके द्वारा बनने वाली जो एनर्जी है बेटा, उसकी वैल्यू होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पेशल डेटा बेटा, अच्छा डेटा है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने का मतलब क्या बेटा, तुम्हारे पास में 931 गुणा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अगर तुम्हें प्रॉपर वोल्टेज में ही चाहिए तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास में पूरी वैल्यू किसमें मिल जाएगी, वोल्ट में मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपके पास में क्या बोलते हैं, नाभिक। अब नाभिक के बाद में बेटा अगला जो चैप्टर है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, चैनल का नाम तो आपको पता ही है ना। बेटा इसके बाद में जो अगला चैप्टर बेटा उसका नाम है क्या बोलते हैं, अर्धचालक, है ना। अर्धचालक या वो अर्धचालक युक्तियाँ। तो बेटा उसमें क्या था, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपके पास में मतलब जो पदार्थ है चालकता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक कौन से, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अच्छी तरह से हो। कुचालक का मतलब जहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल ना हो, और अर्धचालक का मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में हो, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले एक थ्योरी आती है, इसका नाम है बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत में क्या होता है कि एक तो होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड। जब दोनों के बीच में बेटा गैप मतलब ना के बराबर हो, या तो दोनों एक दूसरे स्पर्श करके रखे हो, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित अवस्था में रखे हो, तो बेटा उस समय जो मतलब इस तरह के बैंड किसके लिए बनते हैं, चालक के लिए। अगर बेटा यहाँ पे इन दोनों बैंड्स के बीच की अगर दूरी ज़्यादा है, मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की अगर दूरी ज़्यादा, तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा तो बेटा इसका मतलब ये कि ये हो गया अपने पास में कुचालक, मतलब यहाँ से करंट अगर नहीं जा रहा तो बेटा सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा तो बेटा करंट नहीं बनेगा। उसके बाद में बेटा अर्धचालक क्या होता है कि ये वाला जो गैप है बेटा काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर वगैरह दूँ, थोड़ी सी एनर्जी दूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसको अपन क्या बोल देंगे, अर्धचालक, ठीक है। अच्छा अर्धचालक हो गया, तो बेटा इसके बाद में फिर अपने पास में देखो अर्धचालक के लिए कंडीशन देखी हुई कि जो अर्धचालक जो अपन बात कर रहे हैं उन्हें बेटा अगर अपन एनर्जी वगैरह देते हैं या टेम्परेचर वगैरह दे रहे होते हैं, तो बेटा उनके द्वारा जो प्राप्त जो करंट होता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, जिसको अपन व्यावहारिक रूप से यूज नहीं कर सकते। तो बेटा उनसे ज़्यादा करंट वगैरह बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनमें बेटा अपन मिश्रण करते हैं। तो इस आधार पर बेटा अपने अर्धचालक दो तरह के हो जाते हैं, एक को तो बोलते हैं निज या नेज, या बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, दूसरे होते हैं बेटा अपमिश्रित अर्धचालक, ठीक है ना। अपमिश्रित अर्धचालक जो है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी प्रकार का, एक होता है एन प्रकार का। पी प्रकार का कब बनता है, एन प्रकार का कब बनता है, शॉर्ट में समझ लो कि देखो अर्धचालक में बेटा जो सबसे ज़्यादा जो फेमस एग्जांपल है वो है एक सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, जो बेटा कार्बन परिवार के होते हैं, ठीक है ना, जिनकी संयुक्ता कितनी होती है 4, ठीक है। अब इससे पहले तुम्हारे पास में कौन होता है, बोरॉन फैमिली होती है, तो यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम और यहाँ पर होता है गैलियम, ठीक है ना। तो बेटा इनकी संयुक्ता होती है 3। इसके बेटा बाद में कौन होता है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, तो यहाँ पे होता है फॉस्फोरस और यहाँ पे होता है तुम्हारे पास में आर्सेनिक, तो बेटा इनकी संयुक्ता होती है 5, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे मतलब अगर इन अर्धचालकों में अगर मैं इनकी अशुद्धि मिला दूँ, जो त्रिसंयोजी हैं, अगर इनकी अशुद्धि मिला दूँ बेटा यहाँ से क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग बनेंगे, इनके सहसंयोजी आबंध बन रहे होंगे, सहसंयोजी आबंध बनेंगे तो बेटा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन 4 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल 3 है, तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा एक मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन के सामने इसका मतलब खाली जगह बनेगी, ठीक है ना। और उस खाली जगह को बोलते हैं बेटा अपन धनावेशित कोटर, क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन इसका जो बचने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कोटर में जाके कूदने वाला है, तो बेटा यहाँ पे धनावेशित कोटर बना है, तो इस वजह से बेटा ये पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। कैसा बनेगा, पी प्रकार का। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर किसी मतलब नए अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो बेटा पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे इनके पास में 5 इलेक्ट्रॉन, इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे सहसंयोजी बॉन्ड, फिर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, उसको अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, तो बेटा ये बनेगा अपने पास में एन प्रकार का अर्धचालक, N4 नेगेटिव, P4 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ से
और कंडीशन कौन सी बेटा, कि ध्यान रखना अगर सिलिकॉन का अगर अर्धचालक है तो बेटा उसमें अशुद्धि अगर आपको पी प्रकार का बनाना है तो केवल एल्यूमिनियम की मिलेगी, और एन प्रकार का बनाना तो केवल फॉस्फोरस की मिलेगी। अगर अर्धचालक अगर आपका गैलियम जर्मेनियम वाला है तो उसमें अगर बेटा पी प्रकार का बनाना है तो गैलियम मिलाना पड़ेगा, और उसमें एन प्रकार का बनाना है तो आर्सेनिक, क्योंकि बेटा इनके जो साइज आपस में लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से अगर छोटे बड़े साइज का अगर मिला दे तो बेटा जो अपना जो क्या बोलते हैं अर्धचालक वो खराब हो जाएगा, जो क्रिस्टल है वो खराब हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। अच्छा बेटा दोनों में अगर डिफरेंस पूछे कि पी में और एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी चालकता ज़्यादा होती है, ध्यान रखना बेटा एन प्रकार के अर्धचालक की ज़्यादा होती है। क्यों होती है बेटा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कौन है यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है आपके पास में एन और पी प्रकार के अर्धचालक। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं एन और पी प्रकार के अर्धचालक को मिला दूँ तो बेटा वहाँ पे संधि बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं पी एन संधि, ठीक है ना। तो ये अपने पास में पी एन संधि बनाने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में पी प्रकार का, यहाँ पे एन प्रकार का। पी प्रकार के में बेटा बहुसंख्य वाहक होते हैं, धनावेशित कोटर, ठीक है, धनावेशित कोटर होते हैं बहुसंख्य वाहक, और अल्पसंख्य वाहक कौन होते हैं यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बेटा एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन सॉरी, और अल्पसंख्य वाहक कौन होते हैं, धनावेशित कोटर। तो ध्यान रखना इस बात का कि भाई यहाँ पे बहुसंख्य वाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुसंख्य वाहक है धनावेशित कोटर, ठीक है ना। जो यहाँ पे बहुसंख्य वाहक है वो यहाँ पे अल्पसंख्य वाहक है, जो यहाँ पे बहुसंख्य वाहक है वो यहाँ पे अल्पसंख्य वाहक है, सीधी सी बात है। जैसे बेटा मैंने इन दोनों को जोड़ के रखा तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर गति करेंगे, ये जो होल है वो इधर की ओर गति करेंगे, और ये अपने नेगेटिव और ये कैसे पॉजिटिव है। तो बेटा इसका मतलब ये कि एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन। उदासीन करने का मतलब ये कि इस वाले क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक तुम्हारे पास में नहीं बचेगा। अगर आवेश वाहक बेटा नहीं बच रहा तो यहाँ पे बेटा एक मतलब परत बन गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर इधर की ओर गति नहीं कर पाएंगे। जो अभी बेटा डायग्राम था वो पी एन संधि का था। अब इसको मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं इसको मैंने इस तरह से बना दिया। अच्छा जो बाउंड्री बनाई थी ना मैंने अभी बीच में, उसको बेटा संधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसको अपन बोलते हैं अवच्छय परत। क्या बोलते हैं, अवच्छय परत बोलते हैं बेटा। ये जो अवच्छय परत है ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से और इस वाले होल्स को इधर जाने से रोक देती है। तो मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। उसके बाद में बेटा क्या होता है, मैं इस क्या बोलते हैं पी एन जो अर्धचालक है इसको बेटा मैं एक कंडीशन में जोड़ने वाला हूँ, है ना। पी एन संधि मतलब एक मतलब बैटरी बाहर बैटरी क्षेत्र से जोड़ने वाला हूँ। तो देखो बैटरी का संयोजन दो तरह का होता है, इसको बोलते हैं अपन अभिनति, है ना, या बायसिंग। तो अगर बैटरी का बेटा पॉजिटिव सिरा अगर पी प्रकार के अर्धचालक से जुड़ा हो और नेगेटिव सिरा एन प्रकार के अर्धचालक से जुड़ा हो तो बेटा इसको अपन बोलते हैं अग्रदिशिक अभिनति। तो बेटा ये जो डायग्राम है अग्रदिशिक अभिनति का है। अब इसकी बेटा कंडीशन समझ लो, क्या पॉजिटिव है ये और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो जैसे बेटा ये वाले वोल्टेज की वैल्यू जिसके वोल्टेज से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उसके वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, तो बेटा यहाँ से क्या होगा कि ये वाले जो मतलब क्या बोलते हैं जो पॉजिटिव जो विभव है ये इन होल्स पर मतलब धक्का लगाना, मतलब इन्हें प्रकर्षित करेगा, तो ये किधर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, इधर की ओर। ऐसे ये नेगेटिव इन पर धक्का लगाएगा, ये किधर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, इधर की ओर। ऐसा होने पर बेटा क्या होगा कि इस ये जो अवच्छय परत इसका बेटा जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। अगर चौड़ाई बेटा कम हो गई तो फिर से इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या है आवागमन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस वाली मतलब अग्र अभिनति की कंडीशन में बेटा अग्रदिशिक अभिनति में करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बेटा मैं यहाँ पे टर्मिनल बदल दूँ, टर्मिनल बदलने से क्या होगा, टर्मिनल बदलने से बेटा ये होगा कि यहाँ पे तो बन जाएगा तुम्हारे पास में नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास में पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे करके। तो बेटा नेगेटिव जुड़ गया पी से और पॉजिटिव जुड़ गया एन से। तो बेटा ये क्या नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से तो अपनी ओर खींच लेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन और दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब अवच्छय परत का साइज बढ़ रहा है। एक तो बेटा पहले से ही ये एक दूसरे में मतलब नहीं मिल पा रहे थे, अब बेटा अवच्छय परत का साइज बढ़ गया तो बेटा चांस भी वो खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये बेटा इसको बोलते हैं अपन पश्च दिशा अभिनति, और पश्च दिशा अभिनति में करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। अब बेटा इनके इसको मतलब बोल दिया, मतलब जैसे मैंने बैटरी जोड़ दी तो बेटा ये बन गया अपने पास में पी एन संधि डायोड, ठीक है ना। बेटा पी एन संधि डायोड के दो यूज हैं जो बेटा इस साल मतलब पेपर में मतलब काफ़ी मतलब यूजफुल हैं। उनको बेटा बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का मतलब क्या होता है, जो दृष्ट धारा में चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्रोत लेने वाले वो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा को हम चेंज करेंगे दृष्ट धारा में, मतलब डीसी में। एसी को डीसी में चेंज करने वाली डिवाइस है। तो ये तो बेटा आधी करंट को चेंज करेगी, आधी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में चेंज करेगी। तो बेटा इसको अपने बोलेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो बेटा इसका डायग्राम वगैरह कैसे बनता है ध्यान रखना। जैसे मान चलो ये मेरे पास में मतलब ट्रांसफार्मर की जो कुंडली होती है ना उसी टाइप में बनाते हैं इसको, ऐसे करके ये अपने पास में ऐसे आया, सॉरी ऐसे करके वो ये ऐसे आया, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास में प्रत्यावर्ती धारा से होता है। तो बेटा इसको अपन बोलते हैं निवेशी वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास में क्रोड आ गई। उसके बाद बेटा यहाँ पे फिर से अपने पास में मतलब ये फिर से एक और कुंडली है,
उसके बाद बेटा यहाँ पे बना दिया मैंने पी एन संधि डायोड। डायोड का बेटा चिन्ह होता है, ये होता है पीछे, तो ये होता है एन, ठीक है ना, ऐसे करके। उसके बाद में यहाँ से गए ऐसे, और यहाँ से बेटा आपको मिलेंगे निवेशी वोल्टेज, ठीक है ना। अब देखो शुरुआत में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, तो मैंने बोल दिया भाई प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कि जो एक नियमित समय अंतराल पर अपनी डायरेक्शन बदलती है। तो मैंने शुरुआत में बोल दिया कि मान के चलो यहाँ पे इसने बना दिया था पॉजिटिव शुरुआत में, और यहाँ पे बना दिया था नेगेटिव। बेटा इसके लिए मतलब कैसे बनाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे इसका अगर मैं डायग्राम वगैरह बनाने जाऊँ, फेजर डायग्राम, तो बेटा इस तरह से बनेगा इसका, कि शुरुआत में जो प्रत्यावर्ती धारा बेटा उसको अपने को पता है भाई उसके लिए इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो पहले आधे चक्र के लिए मैंने देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके नेगेटिव से, तो मतलब यहाँ पे अपने को करंट फ्लो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बेटा ये अग्रदिशा का गति होगी कि ये पॉजिटिव से रहा, ये पी से जुड़ा हुआ, ये पी होता है, ये एन होता है, वही नेगेटिव से इस एन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब मेरे को करंट मिलेगा। करंट कौन सा वाला मिलेगा, ये वाला करंट मिलेगा। तो बेटा ये वाला करंट अगर मेरे को मिला, तो मेरे को ये वाली मतलब मिल गई धारा, है ना। इसके बाद में आधे चक्र के बाद में क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा नेगेटिव जुड़ा हुआ है पी से और पॉजिटिव जुड़ा हुआ है एन से, मतलब पश्चिम दिशा से मतलब ये वाला करंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर से अगले आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी पॉजिटिव और ये बन जाएगी नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो फिर से अपने को करंट मिलेगा, मतलब ये वाली तो चीज़ अपने को नहीं मिली, तो ये वाला हिस्सा तो अपना गायब हो गया, ठीक है ना। बेटा इससे आगे का मिलेगा अपने को बिल्कुल सेम, मतलब ये वाला है। इसके बाद फिर वही कंडीशन फिर आपके लिए बनेगी, तो मतलब केवल आधी तरंग आपको प्राप्त हो रही है, आधी तरंग आपको प्राप्त नहीं हो रही है। तो बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, आवर्तन दृष्टकारी। तो ध्यान रखना आवर्तन दृष्टकारी में केवल एक ही डायोड जो है काम में आता है। अगर बेटा मेरे को यहाँ पे देखना हो पूर्ण तरंग दृष्टकारी, तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में अपन क्या करेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में बेटा यहाँ पे अपन ले लेंगे 2 डायोड, ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 डायोड होते हैं। तो इसके बाद बेटा इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, जो निर्गत वोल्टेज है वो मिलेगा बेटा इस वाली लाइन पे, ऐसे कहीं पर मिलेगा, यहाँ पर करके ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को मिल रहे होंगे बेटा अपने पास निर्गत वोल्टेज। अब बेटा इसका क्या होगा, कि शुरुआत के पहले वाले आधे चक्र के लिए अपने को मतलब ये वाला मतलब पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पर ये वाला जो डायोड है ये तो हो गया बेटा अग्रवर्ती में पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला करंट अपने को मिलेगा। और ये वाला डायोड है बेटा वो क्या, वो कैसा हो गया, पहले वाले चक्र के लिए पश्चिम दिशा अवनति में, कैसे, नेगेटिव जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और जो पॉजिटिव है वो जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ये वाला करंट अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब इसमें करंट नहीं होगा, इसमें करंट होगा आज पहले आधे चक्र के लिए। अगले आधे चक्र के लिए क्या होगा कि ये बन जाएगा नेगेटिव से और ये बन जाएगा पॉजिटिव से, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ बेटा, अच्छा दोनों बार बेटा जब अभी अपना करंट गया तो करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली, मतलब अपने को निर्गत काम मिल रहा है यहाँ पर। दूसरे जैसे अगले चक्र के लिए जैसी डायरेक्शन बदली, तो बेटा आपकी बार देखो पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से, और इसको देखें तो नेगेटिव पी से और पॉजिटिव एन से, तो बेटा ये तो हो गया पश्चिम दिशा में, ये हो गया अग्र दिशा में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपकी बार इससे धारा नहीं मिलेगी, धारा किससे मिलेगी, इससे मिलेगी। अब तुम्हें पता है कि धारा यहाँ से जाएगी तो कहाँ पे मिलेगी, उसी जगह डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन का मतलब है कि मतलब यहाँ पर भी धारा आपको मिलने वाली है, और उस धारा की जो डायरेक्शन है बेटा वो डायरेक्शन कैसी रहने वाली, सेम ही रहने वाली है। मतलब यहाँ पे तो बनी हुई है ऐसे, पर यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, ये वाली। बेटा यहाँ पे पूरी की पूरी मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में अपन चेंज कर पा रहे हैं। तो इस वाले डिवाइस को अपन बेटा बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है बेटा। तो यही बेटा थ्योरी आपके लिए मतलब इस साल के जो बोर्ड के एग्जाम है फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।